औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाज़रीन, जहां महंगाई बढ़ रही है वहीं बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर हो चुकी है कि हर शख्स ही परेशान है और महंगाई को देखकर हैरान है कि किस तरीके से अपने उमूर जो है वो चलाए और किस तरीके से जो है वो अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सके, जिसकी वजह से नौजवान तबका जो है वो सख्त डिप्रेशन में जाता जा रहा है, सख्त मायूसी का भी शिकार है और नौजवानों में दिल के अमराज में भी तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है और दिल की बीमारियां अब कम उम्र अफराद में ख़तरनाक हद तक आम हो चुकी हैं। इसी अहम मौजू को डिस्कस करेंगे कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, अमराज कल्ब जो है वो इस कदर क्यों सर उठा रहा है। इस वक्त माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर अब्दुल रशीद ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा नौजवानों में दिल के अमराज क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी क्या सबसे बड़ी वजह समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो तर्ज जिंदगी है वो बहुत तब्दील हो चुका है। पहले जो सबसे बड़ी बात थी कि लोग कम खाते थे और ज्यादा चलते थे, अब उसका बिल्कुल उलट है कि ज्यादा खाते हैं और कम चलते। हमारे यहाँ जो ग़िज़ाइयत है वो ग़िज़ाइयत नहीं कहना चाहिए, प्रॉपर डाइट नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा जो वजन है वो अपने कद के लिहाज से डिफरेंट होता है, हिप और वेस्ट रेशो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये और बात है कि ख़ानदानी मर्ज लोगों में आता है, लेकिन ख़ानदानी मर्ज अपनी जगह पर है, लेकिन जो ज़ाहिर हमारा माहौल है उसमें दिल की बीमारियों को बहुत तेजी से फैला दिया है। अब ऐसा समझ लें कि लोगों का जो है वो डील पहले पहुंचती है, पुलिस बाद में पहुंचती है। रात के 2 बजे 3 बजे डील आ जाती है, बच्चे घर में मोबाइल और कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, वो खाते रहते हैं, उनके एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी स्कूल में जो मैं कहना नहीं चाहिए कि स्कूल जो नहीं है बल्कि ये दड़बे हैं जिसमें टोटली फिजिकल एक्टिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले जो स्कूल होते थे उनको वाकई स्कूल कहा जाता था, जहाँ फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी होती थी, खेल होते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वालों की बाकायदा से गेम होते थे और कंपटीशन हुआ करता था, जो अब तकरीबन नापास हो चुका है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो कुछ भी खाएंगे वो हमारी कॉल तमाम की तमाम रगों में चीज़ें जमा होंगी और वो जमा होंगी तो दिल की तकलीफ का मौजूद बनेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा क्या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो भी अमराज क़ल्ब की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है? देखिए, मोबाइल फोन डायरेक्टली तो दिल की अमराज का कम करना लायक नहीं है, लेकिन इससे क्या हो गया है कि लोगों जो फिजिकल एक्टिविटी है वो तकरीबन खत्म होने की बिल्कुल खत्म हो गई है। अब अगर मैं बच्चों से या अपने रिश्तेदारों से पूछता हूँ कि भाई गेम खेलते हो, कि हाँ जी बिल्कुल खेलता हूँ। कितना खेलते हो? जब तक कि मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती, यानी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, मोबाइल गेम शुरू हो गए। मोबाइल आपकी एक्टिविटी को बिल्कुल खत्म कर चुका है और ये एक बड़ी इनडायरेक्ट वजह है। अच्छा डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा, क्या अमराज क़ल्ब की एक बड़ी वजह मायूसी और डिप्रेशन भी है? देखिए, मायूसी या डिप्रेशन जो है वो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर है। ज्यादा खुशी ज्यादा गम भी जो है दिल की शरियानों को कभी कभी एकदम सुकड़ देती है और तो खास बीमारी का नाम होता है, तो उसमें ये होता है कि एक चीज रहती है। लेकिन बेइंतहा डिप्रेशन, बेइंतहा गुस्सा, टेंशन, ये बीमारी का एक जुज हो सकता है, एक बीमारी की वजह हो सकती है, बट दिस इज नॉट दी ओनली कॉज और आंसर। ये नहीं है कि अगर डिप्रेशन हो गया तो आप दिल के मरीज हो जाएंगे। एक फैक्टर जरूर है, जिस तरह से आप समझ लें कि हम ABCDEFG के हिसाब से कहते हैं दिल के अमराज। ए पर एंजाइटी भी होती है, बी पर आपकी समझ लें कि बॉडी का मास की बात होती है। इसी तरह आप ABCD को हम मुख्तलिफ जो कॉजेज हैं उसके नाम से हम देते हैं।
बात यही होती है कि डिप्रेशन, टेंशन, जिस तरह से आप देखें कि आपकी आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो वो उसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल की बीमारी की बजाय जहनी अमराज ज्यादा बन रहे हैं, और जहनी अमराज बढ़ जाने की वजह से लोगों को जो है ये महसूस होता है तो उनको दिल की तकलीफ हो रही है, और डॉक्टरों के पास आमतौर पर सीने के दबाव से, चेस्ट पेन से, घबराहट से, इन चीजों की वजह से आते हैं। हालांकि उनको दिल की तकलीफ आमतौर पर इतनी ज्यादा नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को क्या जो है वो इस चांस लेना चाहिए कि नौजवान नस्ल जो है उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जारी रहें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो जहां खाता है इंसान फिर वहीं पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है अमराज क़ल्ब भी जो है वो तेज़ी से जो है लोग उसमें मुब्तला हो रहे हैं। देखिए, मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कहना चाहूंगा कि वो स्कूलों में ये चीज मैंडेटरी करें, और स्कूलों में स्टार्ट स्कूल से करें। किसी स्कूल को लाइसेंस ना दे जब तक कि वहां पे फिजिकल एक्टिविटी की कोई ना कोई शक्ल मौजूद नहीं है। छोटे छोटे घरों में, स्कूल खुले में, जहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है वहाँ पे वो स्कूल है। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी बच्चों में तो उनके ज़हनी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा प्रॉपरली नहीं होगी। अब आप देखिए, जो पुराने स्कूल होते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, उन स्कूलों में बाकायदा था गेम के, खेलने के मैदान हुआ करते थे, जहाँ पे आप क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह के गेम होते। अब हम जो जहाँ भी अब हर गली में स्कूल मौजूद है, मगर किसी भी स्कूल के साथ कोई गेम और एक्टिविटी की जगह नहीं, ना वहाँ पे कोई, जब एक्टिविटी नहीं है तो कोई नहीं। इंडोर गेम भी जो है बहुत, मैं समझता हूँ किसी भी स्कूल में तकरीबन नापैद। तो आप कोई ऐसी मैंडेटरी चीज करें कि भाई बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी होगी, उस वक्त तक स्कूलों को या कॉलेजों को आप कोई भी लाइसेंस या रिकग्नाइज नहीं करें, ताकि जब ये फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो दिल के अवामिल, बाकी जो मसले हैं वो भी कम होंगे। देखिए, सिर्फ में दिल के अवामिल नहीं है, डायबिटीज में हम दुनिया के अंदर नंबर 1 हो गए। वैसे तो नंबर 3 बने, लेकिन आबादी के लिहाज का रेशो देखा जाए तो हम डायबिटीज में सबसे नंबर 1 हो गए। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी ब्लड प्रेशर का शिकार है। कुछ ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में जब तकरीबन 80% लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। तब अंदाजा लगाइए ये वो बीमारी है जिस्म के तमाम अज़ा को नुकसान पहुंचाती है। अगर उसके ऊपर हम तवज्जो अभी से नहीं देंगे तो हम आइंदा नस्लों को क्या तैयार कर रहे हैं? क्या एक बीमार नस्ल तैयार कर रहे हैं या बीमार कौम को तैयार कर रहे हैं? पहले हमारे बचपन में स्कूल गेम होते थे, तो वो जो पीढ़ी थी वो आज तक चल रही है। मुझे नहीं मालूम कि अब जब ये पीढ़ी आ रही है, जो नई नस्ल है, 18 और 20 साल के बच्चे ही हैं वो, जो हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आते हैं, जिनकी एंजियोग्राफी की जाती है। तो अब मुझे अंदाजा लगाइए कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनके साथ ये चीजें हो रही हैं, तो आगे आप इस कौम को क्या तोहफा देके जा रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से क्या कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि जिससे ये पता चल सके कि बिलखुसूस शहर कराची की कितनी फ़ीसद आबादी और बिलउमूम पूरे पाकिस्तान की कितनी फ़ीसद आबादी जो है वो दिल के मर्ज में मुब्तला है? देखिए, डेटा अभी एक्सैक्ट नहीं है। अब पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी, फिर भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर साहब, मैं अब बता रहा हूँ कि पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग ने रजिस्ट्री शुरू की है, जिससे हमें कुछ अरसे में एग्जैक्ट हमारा डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर की जो मरीज हैं वो तकरीबन पंजाब में, पाकिस्तान में 50% के करीब है। शुगर के जो हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो शुगर का मरीज है। जब ये दो चीजें मौजूद हैं तो मतलब ये कि आप दिल की बीमारी नजर आ ली है कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, इंटरनेशनल फिगर के मुताबिक, हर डायबिटिक में हर 30% लोग जो है वो दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर के 30% अमराज जो है वो दिल की बीमारी में शामिल हो जाते हैं। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि जो आपकी फिगर है उससे कितनी बड़ी तादाद पाकिस्तान में होगी। एक मोहतात अंदाजा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता, क्या डाइट लेनी चाहिए? जंक फूड का भी इस्तेमाल जो है वो उसका बहुत ज़्यादा जो है वो उसका रुझान बढ़ चुका है। जंक फूड बच्चे ले रहे हैं, रातों में ऑर्डर्स कर देते हैं और रातों में जंक फूड खा के जो है एज इट इज़ सो जाते हैं। तो इसके हवाले से मतलब क्या आप कोई इंडिकेशंस वगैरह देना चाहेंगे या कोई इस हवाले से कोई मुफीद मशवरा? देखिए, मैंने शुरू में यही कहा था कि हमारे यहाँ जो है पुलिस बाद में पहुंचती है, डील पहले पहुंच जाती है। उसकी वजह यही है कि जंक फूड के इस्तेमाल बेइंतहा बढ़ गया। इसमें एज ए कॉम इसमें माँ बाप और बच्चे सब शामिल हैं। क्या मुझे पता नहीं है कि मेरा बच्चा रात को जाग रहा है तो जंक फूड खा रहा है? बिल्कुल मुझे पता है और मेरे बच्चों को भी पता है कि हम क्या खा रहे हैं। अगर घर में जो आप एक सेहतमंद खुराक बनाते हैं वो बाजारी खुराक से लाख दर्जे बेहतर है। आप घर में नॉर्मल जो आप खुराक होती है, चीज होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर की जो भी चीज होती है उसमें आपको नहीं मालूम कि जी। तेल कौन सा है, घी कौन सा है, मसाले कौन Exactly. से हैं, क्या चीज है, कुछ पता नहीं है। प्रॉपरली इसके लिए डाइटिशियन मौजूद है। हर बड़े अस्पताल में, छोटे अस्पताल में भी अब डाइटिशियन मौजूद है, वो आपको प्रॉपर डाइट देते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि चिकनाई का इस्तेमाल सब कम से कम किया जाए, जिसमें हम एनिमल फैट की बात करते हैं। इसी तरीके से मिठाइयाँ, जो मीठे चीजें, उनको अवॉइड कीजिए। अगर आपका वेट ज्यादा है और खानदान में शुगर की बीमारी है मौजूद तो आप मीठे की तरफ तवज्जो नहीं दें, ना उसको इस्तेमाल करें। बाकी नमक का जो अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक जो है बंद नहीं किया जाता, कम किया जाता है। लेकिन इन तमाम चीजें बचने के लिए जो भी आप खाएं तो वो इतना खाएं कि जैसे हम कहने हैं कि खाने के लिए जिंदा नहीं, जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग जो है ना वो खाने के लिए जिंदा है, जिंदा रहने के लिए नहीं खाते। तो आप अपनी डाइट को में चारों हर चीज शामिल होनी चाहिए। उसमें आपके दालें भी हों, सब्जियां भी हों, फल फ्रूट भी हों। और याद रखिए कि बहुत महंगी चीजें खाने की जरूरत नहीं है। जो भी फल या सब्जी सस्ती आपके पास मौजूद है उसको आप इस्तेमाल कीजिए। आप मुनासिब हिस्सा में आप इतना समझ लें कि आपके एक प्लेट का आधा हिस्सा जो है वो आपका हेल्दी फूड होना चाहिए। 1/4 जो है उसमें आपके फिश होनी चाहिए और 1/4 के अंदर आपकी सलाद होनी चाहिए। चीजें इस तरह से होती है और डाइटिशियन जो है वो प्रॉपरली आपको हर पेशेंट के लिए आके इंडिविजुअली आपको एडवाइस करेंगे क्या खाना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा और बहुत मुफीद आपने जो है वो मशवरे भी दिए। मैं चाहता हूँ कि ये आखिरी सवाल जो है ये मैं आपसे ज़ाती तौर पे भी करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अमराज़ क़ल्ब की अलामात क्या हैं और इसकी बरवक्त तशख़ीस कैसे होगी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अमराज़ क़ल्ब में 50% मरीज के बेचारे वो होते हैं जिनकी पहली अलामत मौत होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। दूसरी बात ये होती है कि जो बाकी 50% बचते हैं उनमें से ऐसे लोग ज्यादा हैं जो अलामत कुछ और बताते हैं लेकिन हम लोग उसको पहचान नहीं पाते। सबसे अहम तरीन अलामत, अगर आप 30 साल से ज्यादा के हैं, वेट ज्यादा है, सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू इस्तेमाल करते हैं, खानदान के अंदर जो है इनकी बीमारी है, और 100 का जो मैदे में तकलीफ होती है जिसे गैस कहा जाए, तो गैस जो है शुड नॉट बी इग्नोर्ड। गैस कोई बीमारी नहीं होती मगर किसी न किसी बीमारी की अलामत होती है। और अनफॉर्चुनेटली में तक हमारे जितने के अमराज होते हैं उनमें 50% मरीज बेचारे मैदे की तकलीफ और गैस समझ के उसको इग्नोर कर जाते हैं। बाकी आमतौर पर क्या होता है कि जो मरीज है उसका अम्बलाइकस से ऊपर कहीं पे भी सीने में दर्द हो सकता है, जो चुभन नहीं होती, घुटन होती है, जो सीने से होने के दाएं तरफ भी जा सकती है, बाएं तरफ भी जा सकती है, सर में भी जा सकती है, कानों में जा सकती है। अगर दर्द शदीद हो तो उल्टी, मतली, पसीने भी आ सकते हैं, मरीज उल्टी में, बेहोशी में भी जा सकता है। ऐसा तमाम मरीज जिनको अम्बलाइकस से ऊपर, खूंटी के ऊपर किसी किस्म की कोई भी अनयूजुअल चीज महसूस हो, हैवीनेस महसूस हो रही हो, जलन महसूस हो रही हो, घुटन महसूस हो रही हो या शदीद दर्द महसूस हो रहा हो, तो करीबी किसी भी अस्पताल में जाके
अपना ईसीजी जरूर करवाएं। जी। और खास तौर पर अगर मैदे के तो कोई गैस हो रही है, जो टॉपिकल गैस है, तो वो गैस ना समझे, अपना दिल के मर्ज को जरूर रूल आउट करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, नौजवान नस्ल जो तंबाकू नोशी करती है, जो आजकल शीशा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसको ट्रेंड समझा जाता है, और अब नई नस्ल जो है उसे फैशन के तौर पर पीती है, और इसके अलावा वेप्स हो गए, पॉट्स हो गए, तो इस हवाले से नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जनाब, तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल किया जाए नुकसान होता है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो वैद हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो, चाहे वो निस्वार हो, चाहे पान में तंबाकू हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो। लोग ये समझते हैं कि जी सिगरेट नुकसानदेह, सिगरेट नहीं, हर किस्म की तंबाकू आपका नुकसानदेह है। तो आप किसी भी शक्ल में ले रहे हैं तो याद रखिए कि एक सिगरेट का नुकसान तहकीक ने कन्फर्म किया है कि जो सिगरेट आपने आज पी है इसका असर आइंदा 20 साल तक रहेगा। तो जिसकी उम्र 20 साल है उसने सिगरेट पी है तो उस सिगरेट का असर आइंदा 20 साल तक रहेगा। तो अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा नुकसान रहता है। और सिगरेट जो होती है वो आमतौर पर जितनी शरियाने हैं उनको सख्त करने में मदद देती है, और जब सख्त होती है तो दौरान खून कम हो जाता है। जब दौरान खून की रफ्तार कम होती है तो वो फालिज का बायस बन सकती है, गुर्दे भी फेल कर सकती हैं, हार्ट अटैक भी कर सकती हैं, टांगों की जो रगें हैं उनको भी सुकड़ सकती हैं। तो तंबाकू किसी भी शक्ल में किसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिगरेट का इस्तेमाल नौजवान नस्ल में और खवातीन में बहुत तेज से बढ़ रहा है। एक मोहतात अंदाजा मुताबिक। और डॉक्टर साहब, शहर कराची में तो इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको फैशन के तौर पे लिया जाता है। जी बिल्कुल, यही वजह से फैशन लिया जाता है। और आपको बताऊं कि तंबाकू का जो इस्तेमाल, मैं तंबाकू लग इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें बीड़ी भी शामिल है, सिगरेट भी शामिल है। तकरीबन 34% से 42% खवातीन तंबाकू किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करती है। जो हाई क्लास सोसाइटी कहलाती है, जिसे बर्गर होती है, वो वे शीशा वगैरह लेती हैं, और जो क्या नाम है मजदूर तबका है वो बीड़ी इन चीजों पे जाती हैं। तो लेकिन तंबाकू या आम घरेलू खवातीन जो है पान में तंबाकू खाती हैं और क्या कहती है, तो इतना सा तो लेती हूँ, कितने पान खाती हूँ, 4-5 पान खाती हूँ, इतना सा लेती हूँ। तो इतना सा जो टोन होता है वो सब तंबाकू इस्तेमाल में आता है, नुकसान करता है। तो मैं तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइंदा जिंदगी नॉर्मल गुजरे बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के। ठीक है, माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। अमराज क़ल्ब पर आपने मुफज्जल और तफसीली गुफ्तगू की और मशवरे भी दिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले एक अहम मौजू के अमराज क़ल्ब जिस तरीके से ये बीमारी फैल रही है कि लोगों को दिल का दौरा पड़ता है और जवा साला लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह रूटीन का ठीक ना होना, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का ना होना और खेलों की सरगर्मियाँ ना होना एक वजह थी। जबकि नाज़रीन, हमारा आज का दूसरा और सबसे अहम मौजू है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ जो है शहर कराची की अगर बात की जाए तो शहर कराची में जो है वो ज़िंदगी इस वक्त महंगी है, और इस वक्त मौत सस्ती है, बिजली के भारी भरकम बिल जो हैं वो महंगे हैं, लेकिन अलबत्ता लोग जो है मायूस होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और महंगाई की वजह से जो है वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस अहम मौजू को डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के रहनुमा है साजिद अहमद साहब। साजिद भाई, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, लोग कस्म पुरसी की हालत में मुब्तला हैं, लोग मायूस हैं, लोग डिप्रेस हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली के बिल जो है वो इंसान को जो है वो उनकी सफ़ेद पोशी का भरम जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। क्या लगता है क्या होने जा रहा है? और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई है, क्या अदालत की जानिब से अब तक समाअत के लिए कोई तारीख दी गई है? जी अस्सलाम वालेकुम। आज यकीनन एनकम ने पटिशन एक दाखिल की है, दरख्वास्त दाखिल की है, और यकीनन इसकी समाअत भी अनकरीब और जल्द हो जाएगी। ठीक है ना।
अच्छा, इसके अलावा देखिए, ये चीज ये इसलिए जरूरी है कि एनकम पाकिस्तान इसको वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर, सेनेट की सतह पर, अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर एनकम ने बहुत बड़ा एहतजाज भी किया था और के इलेक्ट्रिक को समझाने की कोशिश की थी कि अल्लाह उसके रसूल का वास्ता कि आप इंसान बन जाएं, आपकी वजह से लोग कराची में बहुत परेशान हैं। जब के इलेक्ट्रिक को, जब केईसी को प्राइवेट करके के इलेक्ट्रिक में स्विच किया गया था, तब्दील किया गया था, तो उस वक्त जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे को ऑन बोर्ड किया जाए, दुनिया के सामने उस मुआहदे को लाया जाए कि वो मुआहदा क्या हुआ था। उस मुआहदे के अंदर यह तय पाया था कि के इलेक्ट्रिक लॉसेस को कम करेगी, जो इस वक्त कम करने में नाकाम रही है। इसके अलावा तय ये पाया था कि इलेक्ट्रिक सोलर के जरिए बिजली बनाएगी, जिसमें भी वो नाकाम रहे हैं। इसके अलावा ये तय पाया था कि इलेक्ट्रिक विंड के जरिए बिजली पैदा करेगी, इसमें भी वो नाकाम रहे हैं। इसके अलावा ये वादा किया था, ये तय पाया था कि इलेक्ट्रिक गार्बेज के जरिए बिजली बनाएगी, उसके जरिए भी बिजली बनाने में नाकाम रही है। ठीक है ना। इस वक्त के इलेक्ट्रिक की पोजीशन ये है कि के इलेक्ट्रिक के पास जितनी भी जो पॉइंट्स हैं जहां पर इनके जो जहां से बिजली जनरेट करके आगे सेंड की जा रही है, वहाँ मतलब ये भी ना एक प्राइवेट एक इदारा हुआ। प्राइवेट इदारा होने का बुनियादी मकसद, करने का मकसद, बुनियादी मकसद ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट इदारों के अंदर एक आम बात है, लोग आते नहीं हैं, हाजिरी लगाई न लगाई, पैसे दिए, अच्छा ऑफिस ना गए। साहिब साहब, केईएससी की जो जब प्राइवेटाइजेशन हुई, जब के इलेक्ट्रिक बनी, तो क्या इस मुशावरती अमल में एमक्यूएम शामिल थी और एमक्यूएम का क्या मौकिफ था उस वक्त? अच्छा देखिए, एमक्यूएम प्राइवेटाइजेशन के हक में, ओके, ठीक है, हक में थी उस वक्त ना, और हक में आज नहीं। वो इसलिए कि आप गवर्नमेंट इदारों का हाल देख लें। लेकिन आप, अच्छा इसी तरह आप, अगर मैं एक तरह थोड़ी देर के लिए आप के को साइड पर रख दें, आप इस वक्त पाकिस्तान में जो प्राइवेट इदारे चल रहे हैं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनी प्राइवेट, उनको आप देख लें, जितनी मेडिसिन कंपनी है उनको आप देख लें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं उनकी पोजीशन आप देख लें। इस वक्त दुनिया, जब कराची में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उसको आप देख लें। जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है वो बाद में ट्यूशन प्राइवेट लेता है। देखिए, प्राइवेट होने का बुनियादी मकसद किसी इदारे को ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो जब से केईएससी प्राइवेट होकर केई में स्विच हुआ है, इसने तो के इलेक्ट्रिक ने तो तबाही मचा कर दी। ये तो लोगों का, कराची के लोगों का खून चूसना। आज भी इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है मैं खान में नेपरा से कि भाई आप हमारे मजीद 53 पैसे 55 पैसे हम इजाफा करना चाहते हैं बिजली की कीमतों में। ये बिजली पैदा कर नहीं रहे हैं, ये ऑयल खरीदते हैं, उसको डाला, बिजली पैदा की और आगे सेंड कर दी। इसके अलावा इनके पास बिल्कुल दूसरा फार्मूला नहीं है। अच्छा, हम आज काफी अर्से से सुनते आ रहे हैं कि सिंध के अंदर थरकोल के जखायर हैं। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले बलौर साहब ने कहा था कि हम बिजली पैदा करेंगे। 74-75 साल हो गए, ये कहानियां सुनते सुनते लोग थक गए। इस वक्त लोगों की पोजीशन ये है, आपने भी थोड़ी देर पहले हेल्थ का जिक्र किया ना कि लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। और देखिए, इस वक्त कराची के अंदर बहुत सारे पार्क हैं। थोड़ी सी हम बलगती लोगों की कारकर्दगी भी देख लें, इतने सारे पार्क जो एमक्यूएम ने अपने जमाने में बनाए थे। हर टाउन के अंदर तकरीबन 15-20 पार्क मौजूद हैं। एक पार्क को अपग्रेड करने के लिए बहुत रॉकेट साइंस चाहिए, वहाँ 2 माली चाहिए और 2 बोरिंग चाहिए, घास खुद निकल आती है। साजिद अहमद साहब, सितम तो यह है कि अब वो नशे के आदि अफराद की आमाजगा बन चुके हैं शहर कराची के पार्क। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही बात है। जब वो लोगों के लिए जीते जागते, लोगों के लिए हेल्थफुल लोगों के लिए आबाद किए गए थे ना वो, अब जब वो उनको वहां से माली हटा लिए गए, मोटरें खराब हो गई, टाउन ने तवज्जो दी नहीं। अभी भी आप देखना 1-1.5 साल होगा ना बल्दियाती लोगों को आए हुए, और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट और इस वक्त जमात इस्लामी मिल के कर रहे हैं ना, या कहीं पीटीआई के लोग भी हैं। लेकिन आप टाउनों का हाल तो देख लें। आप यकीन करें, इतने सारे पार्क, आप सही कह रहे हैं, कि वहाँ हेरोइन पीने वाले मौजूद हैं, उनकी आमाजगा बन गए हैं। ठीक है ना। जब लोगों की आमदनी कम हो जाएगी, कोई एरिया बंजर हो जाएगा, तो वहाँ ऐसे किस्म के लोग आएंगे, या हेरोइन बिकेगी या हेरोइन पी जाएगी, या नशे के आदि लोग आएंगे, या क्रिमिनल आके बैठेंगे, चोर डाकू आके बैठेंगे। अच्छे लोग तो वहाँ नहीं जाएंगे ना। तो एक पार्क को, अब मैं मुर्तज़ा वहाब को मशवरा दूंगा मेरे भाई, एक पार्क को अपग्रेड करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ 2 माली और 2 बोरिंग पानी चाहिए। और इसके अलावा वहां पर आप घास लगा दें। आप अगर कराची के लोगों से अपील करेंगे ना, पौधे डोनेट करें,
आप यकीन करें उसी यूसी में अगर 10 पार्क है तो उसी यूसी के अंदर ऐसे लोग होंगे जो अपने वालिदैन जिनके जो वफात फरमा गए होंगे उनके सवाब के लिए पौधे दे देंगे आपको, बिल्कुल, सदका जारिया के लिए लोग देते हैं और बड़ी तादाद में देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, ऐसा नहीं है। लोग यहाँ कराची तो वो शहर है पाकिस्तान का, अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले जब कोरोना यहाँ पर आया था तो मांगने वाले भी जो बड़े परेशान हाल लोग होते, मांगने वाले भी रोड पर थे और देने वाले भी रोड पर थे। यानी कि देने वाले यानी वो शहर है जो ज़कात खैरात के हवाले से भी सब में आगे, रेवेन्यू जनरेट कर और हुकूमतों को देने में सबसे आगे, सही ना, हर खिदमत खल्क के हवाले से सबसे आगे। आज आप देख लें कराची में जगह जगह खानों के स्टॉल लगे हैं, कोई सैरानी खिला रहा है, कोई जेडीसी वाले खिला रहे हैं, कोई फला डिमा सब खिला रहे हैं ना मिलके। पंजाब में कहीं है दिखता आपको ये? आपको केपीके में सिस्टम दिखता है? आपको बलूचिस्तान में या इंटरसिंध के अंदर कोई सिस्टम दिखता है? कहीं नहीं दिखेगा सिस्टम। ये सिस्टम इसलिए दिखता है, तमाम खैराती इदारे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग भर भर के दे रहे हैं खैरात भी लोगों को। लेकिन हुकूमतों को शर्म आनी चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट हो, हम बेशक उसका पार्ट हो या ना हो, लेकिन उनकी तवज्जो इस शहर की जानिब नहीं है। अगर वो इस शहर पर सही तवज्जो दे दें, आप यकीन करें कि ये शहर IMF का कर्जा उतार देगा। इनको भीख मांगने की जरूरत नहीं किसी दूसरे से। आप इस शहर को संवार दें, बना दें, इस शहर के लोग खुश हो जाएंगे, आपको बहुत नवाजेंगे। ये शहर ही अगर आपको इस शहर में देखें टूल टैक्स दिया जा रहा है इस शहर के लोगों से भर के, आप अगर रोड पर निकलेंगे ना इस शहर की, जगह जगह खड़े हुए सार्जन जो फट से आपका चलान कर देते हैं। पार्किंग के नाम पे लोगों से भत्ता लिया जाए, पार्किंग के नाम पे आप ठट्टा चले जाएं, आप नवाबशरीफ चले जाएं, कहीं आपको ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आएगी। एक्साइज का कोई लेन देन का सिस्टम आपको नजर नहीं आएगा वहां पर कि भाई वहां भी आप टैक्स लोगों से लें। ये ट्रैफिक वाले वहां पर लोगों टैक्स लगाकर वो जुर्माना करके पैसे लेकर गवर्नमेंट को फायदा पहुंचा रहे हो, उन्हें वो नजर नहीं आएगा। कहीं भी कहीं आपको फ्री खाने का सिस्टम नजर नहीं आएगा इंटरसिंध के अंदर, आपको कहीं हेल्थ की फैसिलिटी नजर नहीं आएगी, आपको ट्रांसपोर्ट वहां पर नजर नहीं आएगी, ठीक है ना, आपको एजुकेशन सिस्टम वहां पर नजर नहीं आएगा। सब कुछ यहाँ पर है, सब यहाँ आ रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हुकूमतें यहाँ से टैक्स वसूल कर रही हैं, अरबों खरबों की मद में यहाँ लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों की जमीनों पर कब्जा करके उनसे बाद में सेटिंग करके उनसे पैसे दिए जा रहे हैं। आप अगर बनारस चले जाएं तो वहाँ कितना इलीगल काम हो रहा है, वहां पर कितनी कंस्ट्रक्शन इलीगल है, वहां कोई नहीं जाएगा। लेकिन जो मुकामी आबादी जो टैक्स दे रही है ना यहाँ की, उनके ऊपर सारे टैक्स लागू किए जा रहे हैं। आपको इंटरसिंध में कहीं नजर नहीं आएगा। गोट और देहातों या जो यहाँ गोट कराची के बने में, वहाँ बिजली का बिल देने का तस्वुर नहीं है, वहाँ पानी का बिल देने का तस्वुर नहीं है। यानी पानी कोई और यूज करें, बिजली कोई और यूज करें, 24 घंटे टैक्स सारा इनसे लें, बिल सारा इनसे लें। ये निजाम खत्म होना चाहिए। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है आपको, तो आपको इंसान का बच्चा बनना होगा हुकूमतों को, सही ना। ये नहीं कि वोट के वक्त आके आप भीख मांगे लोगों से और वोट मिल जाए तो आप बदमाश बन जाएं। आप एक तस्वुर कायम, अब देखें ना कराची में आस्ता आस्ता कराची में पानी गायब होता जा रहा है। ये मैं आज आपको लिख कर दे रहा हूँ, अभी मैं कहीं बैठा हुआ थोड़ी देर पहले बात हुई, कराची में आगे चलिए पानी बंद हो जाएगा। मैंने कहा वजह वो इसलिए कि माफिया, टैंकर माफिया को यहाँ चलाया जाएगा और कराची का आगे चल के पानी मुकम्मल बंद हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप कराची के लोगों को लूट रहे, खा रहे हैं ना। फिर तो साजिद अहमद साहब, फिर तो होना यही है। मैं आपको एक इंकशाफ कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आने वाले दिनों में ये शहर जो है पहाड़ों पे रहने वालों का शहर बन जाएगा। और होगा ये कि वो लोग के जो ज़िंदगी भर जो है अफ़गानिस्तान में लड़ते रहे अमरीकी और नेटो फोर्सेस से, उन्होंने पानी के बगैर गुजारा किया, उन्होंने खाने के बगैर गुजारा किया, उन्होंने पेट पे पत्थर बांधे, उन्होंने सरवाइव किया। तो मेरे ख्याल में तो फिर ये शहर उन्हीं की सर्वाइवल के लिए रह जाएगा ना। हम फिर हम जितने भी इस शहर में बसने वाले लोग हैं, हम फिर कहीं और चले जाते हैं। आपने बात कही ना, देखिए कि अफगानिस्तान के लोग थे ना, वो फिर अल्लाह के दीन के लिए लड़े हैं। वो अमेरिका से लड़े, वो रशिया से लड़े, सबसे लड़े ना, और अल्लाह के दीन के लिए लड़के उन्होंने फाके किए बगैर पानी। और उनके गैर भी आप देखें ना, उनका ईमान इतना मजबूत था कि वो आलमी कुव्वतों से लड़े और जीत गए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई तस्वीर नहीं ना, ना ये तो हम यहाँ अमेरिका हमला कर रहा है, ना रशिया का हमला कर रहा है। लेकिन सर यहाँ पर यहाँ की हुकूमत, यहाँ पर जो हमला हुआ है, मैंने निशानदेही ये की है कि शहर से पानी खत्म होता जा रहा है, गैस जो है वो वाफिर मिकदार में नहीं दी जाती, लोग एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। शायद है मैं सब यहाँ पे जो है वो बिजली के भारी भरकम बिल है, आने वाले वक्तों में जो है वो बिजली का भी कोई नाम निशान नहीं रहेगा। देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ, देखिए अफगानिस्तान में फर्क ये कि वहाँ गैरों ने हमला किया था, यहाँ इस शहर में इसी
मुल्क की हुकूमतों ने हमला किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये फिर शेर सर सही सूट करता है। बिल्कुल फिट आता है, बिल्कुल फिट आता है कराची पर। और के इलेक्ट्रिक को अपने किबला काबा दुरुस्त करना होगा। और एक और बात मैं कहूँ, जो पाकिस्तान के लोगों को ना ये व्हाट्सएप ग्रुपों से, ये सोशल मीडिया के जो बदमाश बने हुए, यहाँ से निकल के बाहर आए, रोडों पर आओ ना यार। रोड पर तुम कब आओगे यार? सर बिल्कुल सब तकरीबन सब जो है वो रोड पर आओ, सोशल मीडिया के चैंपियन बने हुए। अच्छा शायद भाई, शायद मैं सब मैं आ जाता हूँ टॉपिक की जानिब। मुझे बताइएगा कि एमक्यूएम ने गुज़िश्ता दिनों के इलेक्ट्रिक के खिलाफ उनके हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया था, तो इस एहतजाज के कोई दो रस नताइज सामने आए, मतलूबा नताइज हासिल हो सके? के इलेक्ट्रिक बदमाश बना हुआ है, एक बदमाश, एक गुंडा बना हुआ है। ये ईस्ट इंडियन कंपनी बनी हुई जो कि कब्जा किया है ना, और जो कि अपने लोगों का खून चूस रहे हैं ना लोग, ठीक है ना। और इनको लगाम डालने की जरूरी ये है। देखिए आप अगर मगरबी, हम बहुत एग्जांपल देते हैं मगरबी ममालिक की, आप कोई भी आप देखें ना, वज़ीर आज़म, आपके सीएम, मुख्तलिफ सीएम, गवर्नर देते होंगे एग्जाम्पल, सुनते नहीं वहाँ मगरब में ऐसा हो रहा है, नेबर में, हमारे नेबर जो मालिक हमारी इतनी तरक्की उन्होंने की, ठीक है। आप अगर चलेंगे कनाडा, अमेरिका, तो वहां पर बिजली बनाने की मुख्तलिफ कंपनीज हैं। वहाँ लोग जिस कंपनी के चाहे कार्ड लेते हैं, जिस कंपनी के उनको सूट करती है, जहाँ कार्ड उनको सस्ती बिजली मिलती है, ले लेते हैं। एक महीने के कार्ड, वो कार्ड अपने पंच किया और पूरा महीना बिजली। अच्छा साजिद अहमद साहब, इसी जानिब आ जाता हूँ। एमक्यूएम का जो है एक देरीना और पुरजोर मुतालबा था। एमक्यूएम ने मजीद पावर कंपनीज का मुतालबा किया था, मगर अब तक अमल दरामद होता नहीं दिखाई दिया। क्या इसे हुकूमती गैर संजीदगी समझा जाए? देखिए इस मोनोपोली को खत्म करना होगा ना। अगर मुख्तलिफ पावर कंपनीज आकर काम करेंगी ना, तो इससे आसानी कंपटीशन होगा। अच्छी कोई विंड के जरिए पैदा करेगा, सही ना, और कोई गार्बेज के जरिए बिजली पैदा करेगा, और मुख्तलिफ जराये से बिजली पैदा करेंगे लोग। कोशिश मुख्तलिफ कंपनी में कंपटीशन होगा ना, तो उससे बिजली भी लोगों को सस्ती मिलेगी, पूरी मिलेगी, और लोग प्रॉपर तरीके से, ये बिल का चक्कर खत्म हो जाएगा। एक कार्ड खरीदा, उसको लगाया, अपने जो भी स्टीमर्स कनाडा, अमेरिका, इधर उधर यूज होते हैं, लगाया, और उसके बाद बिजली चार्ज हो गई, बिजली आ गई आपके घर के अंदर, ठीक है। पूरा महीना आप यूज किया, कार्ड खत्म, आप दूसरा खरीद कर नहीं खरीदेंगे तो आपको बिजली भी नहीं मिलेगी। सीधे तरीका ये। दुनिया बड़ी एडवांस है। 74-75, मुझे तो हंसी आती है, और दुनिया, यकीन कर दुनिया हम पर हंसती है कि 75 साल हो गए, हमारी भी बकवासें खत्म नहीं हो रही। कि आप अगर मुख्तलिफ टॉक शोज में देखें कि भाई डैम बनने चाहिए, भाई कब बनेंगे? स्कूल बनने चाहिए, भाई कब बनेंगे? ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, नहीं सर, कब आएगी? सर बलदियाती निजाम अच्छा होना चाहिए। डैम बन रहे थे, और वो जो डैम वाले जो चाचा थे, बाबा, वो बाबा डैम, वो जो है वो खाली खोली लॉलीपॉप देगा एक कौम को। और स्कूल भी बन रहे हैं सर, स्कूल बन रहे हैं, कागजों में तो बन रहे हैं। आप देखें डैम वाले बाबा, जो ये तो चीफ जस्टिस का काम नहीं है आप डैम बनाए यार। आपने इतनी उस आनंद किया, लोगों से पैसा लिया, सब लिया, और फिर आपने ये भी वादा किया था कि मुझे याद आ गया ना आपकी बात पे भी, क्या उन्होंने कहा था कि अगर मैं हट भी गया ना, तो मैं डैम के पास वहीं कैंप लगा के सोऊंगा, लेटूंगा। आज पूछे ना बाबा जी आप कहाँ हैं? जब ओहदों पर होते हैं, इतनी मैनेजमेंट इस मुल्क की खराब है कि जो बंदा 2-3 साल के लिए आता है ना, वो उल्टे पुल्टे फैसले करके जा रहा है। पॉलिसीज में तसल्सल नहीं है ना बिल्कुल भी, कि कोई आए एक पॉलिसी देखी जाए अच्छी, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मिसाल के तौर पर मुशर्रफ के जमाने में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, तमाम इख्तियार अच्छे उनको दिए हुए थे, और उस जमाने में काम भी हुआ, तो उस पॉलिसी का तसल्सल करता था कि इख्तियार उन्हीं के पास रहते। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का जो इलेक्शन है वो हर 4 साल बाद कंटिन्यूटी के साथ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था 10 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अच्छा, मुकम्मल इख्तियार ACDC के पास इसका निजाम नहीं होना चाहिए था, सही ना, कि वो इख्तियार उनके पास हो, वो आपको फंड दें आप, बल्कि वफाक डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। हमने क्या किया था अभी इलेक्शन से पहले, ये तो बात हुई थी भाई आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें, और डायरेक्ट फंड आप सिटीज को देना, सिर्फ कराची की नहीं, पाकिस्तान की तमाम सिटीज को आप फंड दें, ताकि वो खुल के काम कर सके मेरे भाई। अच्छा साजिद अहमद साहब, एक कॉमेंट बात रह जाएगी। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब कराची आए थे, 2-4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि बहुत सूबों का हजम बहुत बढ़ गया है, सूबे बनने चाहिए, जो बनने चाहिए बनाए भाई, स्टार्ट करें। आपका अच्छा खजाना, आपने अच्छी बात कही है, इसको पाए तकनीक तक कौन पहुंचाएगा? मैंने खुद एक जमाने के अंदर कौमी असेंबली के अंदर सूबे इक़दाद पेश की थी कि पूरे मुल्क में 21 सूबे होने चाहिए। आप पूरे मुल्क के अंदर 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 करोड़ की आबादी एक सूबे की हो गई, एक CM है, वो उससे कुछ संभाला नहीं जा रहा। CM भी बनना चाहता है, वो रहना चाह रहा है, लेकिन संभाला भी कुछ नहीं जा रहा।
ठीक है ना। और सूबे बनने से मुल्क तरक्की करते हैं, वफाक मजबूत होगा, मुल्क टूटते थोड़ी है, मुल्क स्ट्रांग होंगे। अभी कुछ अर्से पहले जब मैं कौमी असेंबली में था तो फाटा को जम किया था केपी के अंदर। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि आप सूबा बनाएं, सूबा बनने नहीं भाई। फाटा के जो अरकान थे, लेकिन फाटा के कुछ अरकान 6 अरकान 12 अरकान थे, उसमें 6 मुखालफत कर रहे, 6 हिमायत कर रहे। तो जो मुखालफत करते, मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई आप क्या वजह है, क्यों मुखालफत कर रहे हैं? आपका अपना सूबा होगा, सीएम आपका, गवर्नर आपका, आईजी डीआईजी आपकी मर्जी से लगेंगे, रेवेन्यू आप खुद जनरेट करके लगाएंगे, एजुकेशन आप जिस शो में जाए तरक्की दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो आप यकीन करें, मैं उनकी बात पर, मैं अभी इस ऑन एयर बोलना नहीं चाहता, जो उन्होंने मुझे बोला था ना कि हमें कौन कह रहा है कि ना अगर ये सूबा बना दिया ना तो कराची को सूबा बनाना पड़ेगा हमारा। साजिद अहमद साहब, आपसे आखिरी इस सवाल लेना चाहूँगा। अमूमन देखने में ये आता है कि इलेक्ट्रिक का जब बिल आता है 100 यूनिट के एक अलग दाम होते हैं, अगर 101 यूनिट हो गया तो फिर दाम जो है वो यकसर तब्दील हो गए, 200 यूनिट पे एक अलग दाम है, जैसे ही 201 यूनिट पर आप पहुँचे तो दाम यकसर तब्दील हो गए। तो ये क्या मामला है जनाब? बिल्कुल, इन्होंने जो स्लैब बढ़ जाता है ना, स्लैब के 100 के बाद फिर स्लैब बढ़ जाएगा, उसके बाद 200 के बाद फिर स्लैब बढ़ जाएगा। मसला सारा ये है मेरे भाई के, जब तक यहाँ पर मुख्तलिफ मल्टीपल इलेक्ट्रिक कंपनीज नहीं लगेंगी, आएंगी और वो रोल प्ले नहीं करेंगी या उनको प्ले, और आप असल मसला हुकूमत का है। हुकूमत ऐसा लगता है कि शायद वफाकी असल हुकूमत तो आप छोड़ ही दें, ये तो चोरों डाकुओं का बिल्कुल हिसाब किताब इनका बना हुआ है। ऐसे हम कोशिश करें कि इनसे हम बात करें कि भाई मिल के चलें, तरक्की दें, आगे बढ़े, लेकिन उसी पुरानी खस्ता पे चल रहे हैं जो इंटरसेंट के अंदर जो एसीडीसी के जरिए, जो ऑफिसर्स के जरिए पूरा सिस्टम चला रहे हैं, थानों के जरिए और पुलिस के जरिए सिस्टम को चला रहे हैं। और ये शहर है, ये शहर कमा के दे रहा है। अंदर सिंध में गरीब सिंधी, गरीब बलोच लोग रहते हैं। आप देखें, लगता है कि वो पत्थर जमाने में रह रहे हैं। आप जाके कभी नवाब शाह में देखें, ऐसा होता है कि आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे हुक्मरान, इनको मरना नहीं है, इनको हिसाब नहीं देना अल्लाह को। ठीक है, अगर के इलेक्ट्रिक को काबू करना है, नंबर 1 इस के इलेक्ट्रिक की जगह दीगर मल्टीपल और ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रिक कंपनीज को लाया जाए, मुतारिफ करवाया जाए, और ये काम हुकूमत करेगी। और चीफ ऑफ आर्मी साहब अभी आए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि आप यहाँ आए, आप ये भी करें, आप कि भाई मुख्तलिफ, सिर्फ कराची नहीं, मुख्तलिफ सूबों पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज को ले आए इलेक्ट्रिक की, ताकि वो जिसकी मर्जी आए, जिस मर्जी से जिस कंपनी से इलेक्ट्रिक ले अपना यूज करे, पैसे खत्म हो जाए फिर दोबारा से खरीदे ले। तरीका ये है, दुनिया में जो तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ ये तरीक़ेकार है। हम बिल्कुल जंगल में जंगलियों की तरह रह रहे हैं, जंगली। ठीक है साजिद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपना तबसरा और तज़किया पेश किया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जानिब पहुँचता है। अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।